हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, बोंजोर। आज की क्लास साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक थ्योरी। कवर करेंगे हम जो हमारे डिटेल क्वेश्चन है। साथियों, हमने शुरुआत की थी क्लास नंबर 1 से, और क्लास नंबर 1 में साथियों मैंने आपको कवर करवाया था कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक थ्योरी की थी, उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से कवर किया था। उन बेसिक डेफिनेशंस में साथियों हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है, यानी इलेक्ट्रॉन से शुरू होकर के करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, विभवांतर और पावर, एनर्जी तक का जो हमने, या ओम्स लॉ या किरचॉफ लॉ, तो हमने जो है साथियों थ्योरी को किया था किस फॉर्मेट में? सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में, यानी बेसिक डेफिनेशन को सिर्फ हमने जो है सिर्फ कवर किया था बेसिक फॉर्मेट में। लेकिन साथियों आज हम फर्स्ट चैप्टर को, जो हमारा बेसिक थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर था बेसिक डेफिनेशन का, उस चैप्टर को साथियों आज हम कवर करेंगे डिटेल थ्योरी में। तो साथियों सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का काम करें। और दूसरा साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जो है थ्योरी को 2 से 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। तो साथियों आज जो है हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं 2 पार्ट की, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने लगभग सिलेबस को एक बार रन थ्रू कर दिया है, जिसमें मैंने सिलेबस के हर चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दिया गया है। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई बेसिक थ्योरी को जो शुरुआत है, जो सेकंड पार्ट की शुरुआत है, सेकंड पार्ट की शुरुआत तभी करें, उससे पहले जो हमारी बेसिक की पूरे सिलेबस की पहली जो 12 क्लास हैं साथियों, पहले उन 12 क्लासेस को कवर करें। और जैसे 12 क्लास आपकी कवर हो जाती हैं तो इसे 13 नंबर की जो ये आज की क्लास है, इसको तो ही कवर करें साथी जिसका बेसिक की 12 क्लासेस कवर हों। और दूसरा साथियों एक चीज का और ख्याल रखना कि जैसे मान करके चलो आप आज किसी चैप्टर को कर रहे हो और उस चैप्टर को किस फॉर्मेट में कर रहे हो, उसको डिटेल थ्योरी के रूप में या डिटेल क्वेश्चन के रूप में जिस भी चैप्टर को आप कवर करते हो, तो उसी चैप्टर की जो पहले बेसिक की क्लास होती है, पहले उस बेसिक की क्लास को कवर करें, यानी पहले बेसिक की क्लास लगाएं और बाद में उसकी डिटेल की क्लास लगाएं। फॉर एग्जांपल जैसे साथियों मैंने ट्रांसफार्मर को आपको 2 पार्ट में करवा रखा है, ट्रांसफार्मर को मैंने 2 पार्ट में करवा रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको सिर्फ बेसिक 60 से 70 बातें जो है आपको बताई हैं, मैंने 70 बातें ही मैंने क्या की हैं, कवर की हैं। लेकिन जब सेकंड पार्ट में ट्रांसफार्मर दोबारा करवाया जाएगा तो ट्रांसफार्मर के बारे में ये जो 60-70 बातें थी, ये एक बेसिक फॉर्मेट की बातें थी। लेकिन जब उसी चैप्टर को डिटेल में करवाया जाएगा ट्रांसफार्मर को, तो डिटेल में आपको कम से कम 200 से 250 सिंगल लाइन क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर के 250 प्लस ही आपको जो है 250 प्लस ही आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे ट्रांसफार्मर में। यानी अगर आपको बेसिक 60-70 बातों का पहले से ज्ञान है तो ये जो 200 से 300 बातें समझने में साथियों आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, पहले जिस भी चैप्टर को आप डिटेल में कवर करो, उससे पहले उसी चैप्टर का जो बेसिक है, जो उसकी बेसिक की क्लास है, पहले आप उसकी बेसिक की क्लास को कवर करो और उसके बाद साथियों आप जो है डिटेल की क्लास को कवर करो साथियों। क्योंकि साथियों उसका रीजन ये भी है एक कि जैसे जब भी मैं किसी भी क्लास को पहले बेसिक में और बाद में डिटेल में करवाया जाएगा, तो क्या होगा साथियों, जब उसी चैप्टर को डिटेल में करवाया जाएगा तो जिन टॉपिक्स को
या जिन सिंगल लाइन क्वेश्चन को हम बेसिक में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, यानी मैंने पूरा टाइम लगा करके बेसिक की क्लास में जिस शब्द अर्थ को, जिस परिभाषा को, जिस सिंगल लाइन क्वेश्चन को मैंने बेसिक क्लास में पूरा टाइम ला करके समझा दिया साथियों, तो डिटेल की उस क्लास में साथियों मैं उतना डीप से आपको जो है नहीं करवाऊंगा, यानी करवाना है लेकिन उसको जो है कम समय लगा करके ही उसको कवर करना है और आगे जो है स्किप कर देना है। यानी उन टॉपिक के बारे में ज्यादा डिस्कशन की जाएगी जो डिटेल चैप्टर में नए टॉपिक आए हैं आपके साथियों। यानी आप मेरी बात को समझना कि जो टॉपिक रिपीट रहेंगे डिटेल क्लास में, बेसिक में जो पहले से हो रखे हैं, उन पे कम टाइम लगा करके जो आपके नए टॉपिक आएंगे, नई बातें आएंगी, उन पे जो है साथियों ज्यादा टाइम लगाया जाएगा, क्योंकि बेसिक वाली चीजों को तो हम बेसिक वाली क्लास में कवर कर ही चुके हैं। अब हमारी कोशिश है कि उन्हीं बेसिक के आधार पे आगे जो उस चैप्टर की डिटेल बन रही है, जो डिटेल थ्योरी बन रही है साथियों, उसको हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है साथियों ताकि किसी भी साथी को ये दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर पूरे के पूरे चैप्टर को आप जो है वन टाइम करने की कोशिश करोगे साथियों, तो इस प्रकार से करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरी थ्योरी को एक ही बार दिमाग में रखना काफी मुश्किल होता है। इसलिए उसको जो है कई भागों में तोड़ करके साथियों हमारी करने की कोशिश रहेगी। तो साथियों आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो साथियों आज की क्लास में जिन क्वेश्चन को हम बेसिक में भी बहुत अच्छे से कवर करके आए हैं, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है साथियों, इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। यह चीज हम बेसिक में बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करके आए हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जा रही है, लेकिन सूक्ष्म पैमाने पर वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप स्टडी कर रहे हो किसके बारे में, डायोड के बारे में, आप किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, आप किसके बारे में, एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो अगर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे इक्विपमेंट में से होता है, तो जब इन इक्विपमेंट्स की इलेक्ट्रॉन के से रिलेटेड जब स्टडी की जाती है, तो वो स्टडी हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। दूसरा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का बड़े पैमाने पर जो अध्ययन किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल कहलाता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाता है। तो साथियों इलेक्ट्रिकल में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में हम स्टडी करते हैं मोटर की, हम करते हैं ट्रांसफार्मर की, हम कर रहे हैं अल्टरनेटर की, हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों को, अब जो ये इक्विपमेंट हैं, ये सारे के सारे मोटे स्तर के इक्विपमेंट हैं, यानी बड़े इक्विपमेंट हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इन बड़े इक्विपमेंट में से, जब इनकी स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉनों का बड़े पैमाने पर अध्ययन इलेक्ट्रिकल कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। यानी साथियों कुल मिलाकर के बात यह है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही लाइन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बिना अधूरी है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना अधूरी है। क्योंकि साथियों आज के टाइम में ये जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये दोनों क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनों का बड़े पैमाने पर अध्ययन इलेक्ट्रिकल कहलाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग करके एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे मोटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल को किस में बदला जाता है, मैकेनिकल में, और लैंप का प्रयोग करके इलेक्ट्रिकल को किस में बदला जाता है, लाइट के रूप में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं साथियों।
तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का बहना। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, और करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। अब साथियों एग्जांपल है कि करंट क्या चीज है। ये कोई कॉपर की वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि कॉपर क्या है? कॉपर एक चालक है, और चालक का ये गुण है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये वायर बिना किसी सप्लाई से अटैच किए ये जमीन पे रखी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गति नहीं करेंगे। जैसे इस वायर के किसी एक सिरे को उठा करके आप सप्लाई के साथ जोड़ते हो, तो सप्लाई के अंदर से क्या आती है? एक फोर्स आती है, एक फोर्स आती है। वो फोर्स क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगी, एक दिशा में गति करवाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का गति करना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और जिस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो होती है हमारी वोल्टेज। यानी मेन क्वेश्चन क्या है? हमें ये समझना है कि मतलब हमारा करंट क्या है और हमारी वोल्टेज क्या है। यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इलेक्ट्रॉनों का बहना करंट कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहते कब हैं? जब वोल्टेज अप्लाई होती है। तो जब वोल्टेज अप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और उससे करंट बनता है। यानी साथियों कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा करंट और हमारी वोल्टेज दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यानी अकेले करंट का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि करंट नहीं बन पाएगा किसके बिना? वोल्टेज के बिना। और अकेली वोल्टेज का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर अकेली वोल्टेज ही आप किसी चालक पदार्थ के ऊपर अप्लाई करोगे, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो गति नहीं करेंगे और वहां करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमने दोनों डेफिनेशन को कवर किया, करंट की डेफिनेशन और वोल्टेज की डेफिनेशन। वोल्टेज की क्या थी? जिस बल के कारण इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसे वोल्टेज कहा जाता है, और जो वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, और वोल्टेज की यूनिट क्या है? हमारी वोल्ट है साथियों। नेक्स्ट है साथियों ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, मोटिव माने मूव करना, गति करना, फोर्स माने बल। यानी वह बल जिस बल के कारण इलेक्ट्रॉन मूव माने मोटिव माने मूव करते हैं, गति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ईएमएफ कहा जाता है। और इसकी यूनिट भी क्या है साथियों? इसकी यूनिट भी है वोल्ट। यानी वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट है और ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो स्टोरेज डिवाइस में वोल्टेज होती है वो होती है ईएमएफ, और जो रनिंग कंडीशन की वोल्टेज होती है, जो फ्लो होती है साथियों, वो होती है हमारी वोल्टेज। यानी एग्जांपल, बैटरी के अंदर, स्टोरेज डिवाइस माने बैटरी, बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होती है साथियों, जो जिस वोल्टेज को स्टोर किया जा सकता है वो होती है हमारी ईएमएफ। और जिस वोल्टेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी जैसे घरों में आपने देखा होगा, घरों के सर्किट में सप्लाई तभी तक होती है जब तक पीछे पावर हाउस से सर्किट मतलब आपकी सप्लाई ऑन है। यानी वो सिर्फ चलती रहती है, यूज होती रहती है, डायरेक्ट उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ये फर्क है किसमें? हमारी वोल्टेज और हमारे ईएमएफ में। तो नेक्स्ट है साथियों 7 नंबर, दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर जो शब्द है इसका अर्थ है विभव प्लस अंतर। विभव होता है सिरा। जैसे एक कोई वायर है और इस वायर के एक सिरे पे आपने 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो अगले सिरे पे जाकर के ये आपको 10 वोल्ट नहीं मिलेगी, ये आपको इससे कम ही मिलेगी। उदाहरण के लिए ये आपको मिलती है 9 वोल्ट, अप्लाई की 10 वोल्ट, डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट का। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस किसके कारण आता है? इसके रेजिस्टेंस के कारण, या कह लें इसकी दूरी बढ़ने के कारण। रेजिस्टेंस माने रुकावट के कारण। तो साथियों इस प्रकार से विभवांतर क्या है? दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच का अंतर। इस इलेक्ट्रिकल सिरे और इस इलेक्ट्रिकल सिरे के बीच का अंतर। किस चीज का अंतर? करंट का नहीं, वोल्टेज का अंतर, माने विभव का अंतर। तो विभवांतर क्या है? दो इलेक्ट्रिकल सिरों के बीच के अंतर को
क्या कहते हैं भाई, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर की जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है साथियों। नेक्स्ट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की दर को, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ये क्या है, किसी भी सर्किट में कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और पावर की यूनिट वाट, किलोवाट और मेगावाट होती है साथियों। अब साथियों जो पावर है सर्किट में, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि एक वायर है और उस वायर में हमने वोल्टेज अप्लाई की, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गति करते हैं। और उनके गति करने से सर्किट में क्या बनता है, वैसे आई है, उसको रिप्रेजेंट एम्पियर में किया जाता है। ठीक है, तो अब सर्किट में दो चीजें मौजूद हैं। क्या मौजूद है भाई, एक तो वोल्टेज और दूसरा करंट। और तीसरी चीज क्या ऐड हो जाती है, जब ये करंट और वोल्टेज दोनों एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं, आगे अगर कॉइल वाला लोड है या कैपेसिटर वाला लोड है हमारा, तो उस केस में क्या होता है साथियों, उस केस में ये वोल्टेज और करंट का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। और उसे क्या कहते हैं हम, पावर फैक्टर कहते हैं, यानी उसको cos फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट में चलो ये चीज एक अलग है, मतलब ध्यान रखने की चीज है, तभी मैंने आपको थोड़ा बता दिया इसके बारे में। लेकिन मेनली क्या है, पावर की परिभाषा को समझने के लिए हम सिंपल समझते हैं कि किसी भी सर्किट में जितनी वोल्टेज जितना करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और इसको नापा जाता है वाट, किलोवाट और मेगावाट में। एग्जाम्पल है कि आपका घर का कोई लैंप है, वो कितना है, 100 वाट का। 100 वाट का मतलब क्या है, उसने जितनी वोल्टेज ली, जितना उसने करंट लिया, एग्जाम्पल के लिए 50 उसने वोल्टेज ली, 2 एम्पीयर उसने करंट लिया, तो टोटल पावर कितनी होगी, 100। यानी वाट, किलोवाट, वाट में है छोटे इक्विपमेंट, वाट छोटी यूनिट है भाई, वाट में छोटे इक्विपमेंट है, पंखा, लाइट, ट्यूब, जो इस तरीके से है। और किलोवाट, किलोवाट में भाई आपकी जैसे हीटर है, हीटर का एलिमेंट 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, इस प्रकार से, यानी 1000 वाट बोल देते हैं, 1500 या फिर 2000। ठीक है, तो किलोवाट में हाई कैपेसिटी के जो इक्विपमेंट हैं उनकी पावर नापी जाती है। मेगावाट में, मेगावाट लार्जेस्ट यूनिट है, इसमें किसको नापा जाता है भाई, थर्मल में पैदा होने वाली जो हमारी जनरेशन होती है, जो पावर होती है, उसको किसमें नापा जाता है, मेगावाट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे थर्मल हैं जो है 600 मेगावाट के हैं, या फिर बोल देते हैं कि 300 मेगावाट की 2 यूनिट हैं उसकी। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारी, ये हमारी थी पावर। तो पावर के बारे में साथियों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट जो अपनी है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कार्य करने की अक्षमता। भाई पावर में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, वोल्टेज और करंट। लेकिन क्या है, कोई पंखा है वो 50 तो वोल्टेज ले रहा है, 2 एम्पियर करंट ले रहा है, तो 100 वाट ले रहा है। अब जब हमने इस सर्किट में बहने वाली इस वोल्टेज को नापा, इस करंट को नापा, तो भाई हमने तो एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण पे हमने सिर्फ इसको नापा है। लेकिन वो जो पंखा है, वो पंखा चल पिछले 2 घंटे से रहा है, चल पिछले 2 घंटे से रहा है। तो यानी इसकी कैपेसिटी तो है वोल्टेज की 50, करंट की है 2, लेकिन भाई ये चल भी तो पिछले 2 घंटे से रहा है। यानी 2 घंटे में ये कितनी एनर्जी कंजप्शन करेगा। तो एनर्जी क्या होती है, पावर क्या थी, पावर थी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। और एनर्जी क्या है, एनर्जी है भाई किलोवाट, तो किसकी होगी, पावर की, वोल्टेज गुणा करंट गुणा टाइम। तो यानी अगर जितनी वोल्टेज जितना करंट जितने टाइम तक किसी सर्किट में फ्लो होता है, तो वो उसकी टोटल कंज्यूम की गई एनर्जी होती है। और एनर्जी को जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है साथियों, किलोवाट हावर में नापा जाता है, kWh में नापा जाता है साथियों। नेक्स्ट है विद्युत शॉक के लिए। भाई विद्युत शॉक के लिए मिनिमम वैल्यू करंट की कितनी, 100 मिली एम्पियर पे आपको क्या है, शॉक महसूस होएगा। और मिनिमम वोल्टेज 90 वोल्ट। यही कारण है कि घरों की में रखी बैटरियां जो 12 वोल्ट की होती हैं, उनके टर्मिनलों पर हाथ लगाने से हमें शॉक नहीं लगता। उसका कारण है कि वो वोल्टेज लेवल काफी कम होता है। यानी 90 वोल्ट का
जो है हमें शॉक महसूस होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में लगी आग। जब विद्युत उपकरणों में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? डी श्रेणी के अंतर्गत आती है साथियों। यानी इलेक्ट्रिकल जो फायर है वो किस क्लास में है? डी क्लास में साथियों। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेन सप्लाई बंद करनी चाहिए। बहुत अच्छा है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए? विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए या तो आपको सीटीसी यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप यंत्र, या फिर आपको सूखी रेत का प्रयोग करना चाहिए। सिंपल था। नेक्स्ट है जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या चीज है? आयरन माने लोहा, आयरन के ऊपर क्या किया है? एक गैल्वेनाइज्ड की एक परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ा दी जाती है? ताकि जो आयरन है वो रस्टी ना हो, वो रस्टी ना हो। इसलिए जो जीआई है वो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने देखा होगा साथियों जो हमारी पोल के साथ स्टे वायर लगी होती है वो कभी रस्टी नहीं होती। उसके ऊपर एक आपने देखा होगा उस वायर के ऊपर ना एक लेयर चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है। तो इस प्रकार से जो जीआई है वो है गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट है बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर। एचपी में क्या नापा जाता है साथियों? हमारी जो मोटरों की क्षमता है वो किस में नापी जाती है? एचपी में नापी जाती है। एचपी में कैसे कि आपकी कोई मोटर है 1 एचपी की या 2 एचपी की, या वैसे साधारण शब्दों में बोल देते हैं कि मोटर 10 की है, मोटर 20 की है, मोटर 25 की है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो 10 एचपी की है या 20 एचपी की है या 25 एचपी की है साथियों। तो नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये इंडियन स्टैंडर्ड है जो क्या करता है? सभी मापदंडों को निर्धारित करता है इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉनों पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलाम आवेश होता है। चार्ज की यूनिट कूलाम, विभवांतर की यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो साथियों ये सिंपल क्वेश्चन है जिनके बारे में हम पहले से जो है अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट साथियों ये चीज बड़ी डिफरेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रखा है? हमारे जितने चालक है ना, चालक की विशेषताएं बता रखी हैं। सबसे पहले चांदी है। चांदी का कलर क्या है? सफेद है भाई। इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी माने जो हमने डिस्कशन की थी कि पर मीटर, 1 मीटर वायर का कोई टुकड़ा है, 1 mm उसकी मोटाई है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाएगा? फिक्स रखा जाएगा रेजिस्टेंस। तो वो फिक्स कितना रखा जाएगा? 1.59 गुणा 10 की शक्ति -8 क्या है? ओम पर मीटर। कितना रखा जाएगा? ओम पर मीटर। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ये रेजिस्टेंस तो मेंटेन रहेगा अगर आप इस चालक को, इस कॉपर की वायर को आप 20 डिग्री सेल्सियस पर यूज करोगे। लेकिन ये बाहर आकर के ये स्टैंडर्ड जो है एक तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि खास करके इंडिया की बात करें तो हमारे जो है टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। वही खुले में जो तारें होती हैं वो माइनस में भी पहुंच जाती हैं, और वही खुले में जो तारें होती हैं जून जुलाई के महीने में साथियों वही टेम्परेचर 50 तक भी अप्रोच कर जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे केस में तो रजिस्टिविटी फिक्स नहीं रह सकती। ये रजिस्टिविटी चांदी की किस केस में फिक्स रह सकती है? जब आप टेम्परेचर को इस स्टैंडर्ड पे फिक्स रखो। ये तो थी साथियों इसकी प्रतिरोधकता। अब इसकी चालकता कितनी है? चालकता कितनी है? 6.289 गुणा 10 की शक्ति 7। तो इस प्रकार से अब साथियों ये टेबल हमें बता क्या रही है? ये टेबल हमें ये बता रही है कि जैसे हमारे मेन मटेरियल हैं, जैसे चांदी चालक है, तांबा चालक है, एल्युमिनियम है, सोना है, टंगस्टन है, चलो हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो अब जो ये मटेरियल हैं, इन मटेरियल में आप ये देखो कि सबसे रेजिस्टिविटी कम किसकी है, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, चांदी की। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा हो गया, चांदी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से उससे बढ़िया तांबा है भाई, उससे बढ़िया एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर के मुकाबले ज्यादा होती है भाई। लेकिन एक चीज और भी नोट करने की है कि जो चांदी की रेजिस्टिविटी तो है, लेकिन बात यह है कि चांदी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो जाती है, चांदी जल्दी मेल्ट हो जाती है 960 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जो तांबा है जो तांबे क्या मेल्टिंग पॉइंट है साथियों, वो 1084 होता है साथियों। अब जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत कम है। मान लो 650 पे 657 पे एल्युमिनियम क्या है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हमें ये चीज बोली जाती है कि जो है एल्युमिनियम की वायर यूज ना करके आप जो है कॉपर की वायर यूज करो। उसका कारण क्या है, कॉपर क्यों यूज करवाया जाता है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है किसके मुकाबले, एल्युमिनियम के मुकाबले। और कॉपर जो है 1084 पे जाके पिघलेगा, लेकिन एल्युमिनियम 657 पे जाकर के ही मेल्ट हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से इस टेबल में से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है और किसका कितना टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है साथियों। तो इस प्रकार से ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी। तो नेक्स्ट है साथियों, जैसे आप ये देख सकते हो नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम का है। इससे क्या बनाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। अब जब इसके हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं तो आप इसका टेम्परेचर देखो 1400 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ये मेल्ट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत अच्छा है। तो यूरेका भी यूज किया जाता है रेजिस्टेंस वगैरह बनाने में और इन चीजों में, ठीक है। तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 1270 है साथियों। तो इस प्रकार से इस टेबल में से बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। तो सभी साथी इन क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट जो है ओम पर मीटर। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता माने चालकता। ये क्या होती है, ओम पर मीटर में होती है साथियों। नेक्स्ट है चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। पहले चालक इतना था तब प्रतिरोध जो था, अब चालक अगर इतना लंबा है तो क्या होएगा, चालक की लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चालकता की यूनिट क्या है, चालकता नापी जाती है महो में। चालकता क्या चीज है भाई, चालकता देखो रेजिस्टिविटी तो वो गुण है जो करंट को रोकने में सहायक है। चालकता वो गुण है जो करंट का फ्लो करवाने में मदद करता है। ये किसका उल्टा है, ये रेजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, और चालकता की यूनिट है महो। नेक्स्ट साथियों, तापमान के बढ़ने से चालक का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये चीजें हमने बेसिक में भी बहुत अच्छे से कवर की हैं। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ओम का नियम हमें क्या बताता है, ओम का नियम हमें यह बताता है कि किसी बंद सर्किट में बहने वाला करंट आई से बहने वाला करंट क्या होता है, लगाई गई वोल्टेज के समानुपाती, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती। पहले क्या है, किस ओम का नियम किसके बारे में बता रहा है, करंट के बारे में। क्या बता रहा है, वोल्टेज के समानुपाती, रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती। माने जो करंट है वो वोल्टेज के बढ़ने से बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के उल्टे क्रम में है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होएगा, माने विलोमानुपाती माने उल्टे अनुपात में है। तो इस संभाविक सी बात है कि करंट वोल्टेज के साथ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वोल्टेज एक प्रेशर है। अब मान लो किसी प्रेशर को अगर आप बढ़ाओगे तो उस प्रेशर के टच में आने वाली चीज भी बढ़ेगी।
तो इसी प्रकार से रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक रुकावट है। अब मान लो किसी चीज में आप रुकावट माने आर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे करंट उतना रुकता चला जाएगा। मतलब जो करंट है वो वोल्टेज के बढ़ने से तो बढ़ता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से कम होता है। तो इस प्रकार से ये है हमारा ओम का नियम। अब साथियों ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, यानी 1 2 और 3, और इस प्रकार से 1 2 और 3, इसी प्रकार से 1 2 और 3, 1 2 3। मान लो 3 फॉर्मूले हैं किसके, ये 3 फॉर्मूले हैं पावर निकालने के, ये लिखा हुआ है पावर। ये 3 फॉर्मूले हैं वोल्टेज निकालने के, ये 3 फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंस निकालने के, ये 3 फॉर्मूले हैं करंट निकालने के। साथियों अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लो तो शायद मेरे हिसाब से आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो पावर से रिलेटेड हो, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस इनसे रिलेटेड हो, वो आपका गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर क्लियर है, फॉर्मूला याद है, तो जो अगर आपको 2 क्वांटिटी दे रखी हैं तो तीसरी क्वांटिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों हमारा जो डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में जैसे पावर फैक्टर नहीं होता, तो इसमें पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी में वोल्टेज गुणा करंट गुणा पावर फैक्टर हो जाता है। इसी प्रकार से 3 फेज में, 3 फेज के लिए √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट गुणा cos फाई। इस प्रकार से ये फॉर्मूले किस चीज के, हमारे पावर को निकालने के, रेजिस्टेंस को निकालने के, करंट को निकालने के, वोल्टेज को निकालने के फॉर्मूले साथियों। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार की 3 विधियां। पहली है सिल्वेस्टर विधि। क्या है, पीठ के बल लटाया जाता है। कब पीठ के बल लटाया जाता है, अगर घाव जख्म छाती पे हो। शेफर विधि, इसमें छाती के बल लटाया जाता है। कब लटाया जाता है, जब या तो घाव आपके पीठ पर हो या फिर आपने एक तरीके से ऊपर से दबाव दे करके। तो शेफर विधि क्या है साथियों, शेफर विधि में क्या किया जाता है, छाती के बल लटाया जाता है कि क्योंकि अगर आपके पीठ पर घाव है साथियों। नेक्स्ट है दाब किसमें दिया जाता है, मुंह से मुंह द्वारा श्वास की विधि। तीसरी विधि क्या है, जिसमें आप मुंह से मुंह द्वारा श्वास दे करके, ये तीनों किस चीज की विधियां हैं, प्राथमिक उपचार की साथियों, तीनों विधियां हैं ये। नेक्स्ट है ईएमएफ की यूनिट वोल्ट। सर्किट के 4 प्रकार, ओपन सर्किट यानी सर्किट किसी प्रकार से ओपन है, रास्ता खुला हुआ है और लैंप आपका बंद है, यह क्लोज सर्किट, सारा का सारा सर्किट बंद है। इस प्रकार से यह है शॉर्ट सर्किट। मान लो फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो गए। बेसिक में मैंने ये चीजें अच्छे से आपको कवर कर रखी हैं साथियों। नेक्स्ट है कनेक्शन के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर सर्किट है सीरीज सर्किट। तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पैरेलल क्रम, R1 R2 R3 पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं साथियों। इसी प्रकार से जो हमारे सीरीज सर्किट की विशेषता है, सीरीज सर्किट में सभी पॉइंटों पे करंट क्या होता है, करंट सभी पॉइंटों पे समान होता है। मान लो R1 R2 R3 में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी, वोल्टेज की अलग अलग रहेगी। इसी प्रकार से पैरेलल में, जैसे आपने घरों में देखा होगा कि घरों के कनेक्शन किस में होते हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है साथियों, सभी पॉइंटों पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपकी समान होती है। घरों में देखा होगा सॉकेट में भी 230 और लैंप में भी 230, फैन में भी 230, एसी में भी 230। तो ये कौन से कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शनों में सभी पॉइंटों पे जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज समान होती है साथियों। नेक्स्ट है सीरीज सर्किट जो होता है, सीरीज सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने का जो तरीका है
वो है R1 R2 प्लस R3। पैरेलल सर्किट में सभी पॉइंटों पे करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज समान होती है। सीरीज का उदाहरण डेकोरेशन की लड़ियां, पैरेलल का उदाहरण घरों की वायरिंग। अब अर्धचालक कौन से होते हैं साथियों? अर्धचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 4 हो, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम हो। 4 से कम कितनी? 3 भी हो सकती है या 3 से कम भी हो सकती है। अब क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2n²। अब जो 2n² का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उसके टोटल एटॉमिक नंबर में से आप उसके लास्ट वाली ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो आप निकाल सकते हो। कैसे? n की जगह जिस भी रो का आपने निकालना है वो रखो। जैसे पहले में हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे n की जगह, फिर 3 रखेंगे। तो इस प्रकार से 2n² के फॉर्मूले से पहले में कितने आएंगे? 2, तीसरे में 8, तीसरे में 18। तो इस प्रकार से जैसे हमने टोटल एटॉमिक नंबर कॉपर के, Cu क्या है? कॉपर, टोटल कितने हैं? 29। पहले में 2, 8, 18, तो कितने हो गए? टोटल हो गए 28। तो शेष कितना बच गया? 1। इसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। शेष कितना बचा है? 1। अगर 3 या 3 से कम, 1 क्या है? 3 से कम ही है ना, तो अगर 3 से कम है तो वो है आपका चालक। अगर 4 है तो वो है आपका अर्धचालक, और अगर 4 से अधिक हैं तो वो है आपका कुचालक। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन रिपीट हैं साथियों। नेक्स्ट है 1 HP 735.5 वाट, यानी 1 HP की अगर मोटर है तो कितने वाट वो पावर लेगी? वो लेगी 735.5। ये है मीट्रिक प्रणाली। 746 वाट होता है ब्रिटिश प्रणाली। नेक्स्ट है 1 किलोवाट में HP। अब 1 किलोवाट में वाट कितने हैं? 1000, और HP में कितने हैं? 746 मान करके चलो। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट में HP बनते हैं 1.34 HP, और 1 किलोवाट में जो वाट बनते हैं वो होते हैं साथियों 1000 वाट। HP में मोटरों की क्षमता नापी जाती है। प्रतिरोध मापक यंत्र है ओम मीटर। नेक्स्ट है साथियों, जैसे मैंने आपको कवर भी किया, पहले भी ये चीज बता रखी है कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर करवाया था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर करवाया था, तो इस टेबल को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को, पावर फैक्टर को, पावर को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, फ्लक्स को, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को, फेज डिफरेंस को और विद्युत की मात्रा को किस किस में नापा जाता है। यानी ये तो है इसकी यूनिट, वोल्ट, एम्पियर, ओम, और पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, वाट, किलोवाट, फ्रीक्वेंसी, वेबर, हेनरी, फैरेड, डिग्री। तो इस प्रकार से मापा किससे जाता है? वोल्ट मीटर से, एम्पियर मीटर से, मल्टीमीटर से, ओम मीटर से, पावर फैक्टर मीटर से, वाट मीटर से, ऊर्जा मीटर से, फ्रीक्वेंसी मीटर से, फ्लक्स मीटर से, और मैक्सवेल शेयरिंग ब्रिज, ठीक है, फेज मीटर। तो इस प्रकार से इस टेबल को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। तो ही मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बोल दी थी कि जब तक आपकी पीछे वाली बेसिक की 12 क्लास अगर आपकी कवर नहीं है तो साथियों आप ये क्लास मत लगाओ। पहले आप उन 12 क्लासेस को कवर करो, क्योंकि उन क्लासेस में मैंने बहुत सारा डाटा अच्छे से कवर करवा रखा है जो अभी इसमें रिपीट हो रहा है साथियों। नेक्स्ट है करंट मापक यंत्र एम्पियर मीटर, ऊर्जा मापक यंत्र एनर्जी मीटर, शक्ति मापक यंत्र वाट मीटर। भूमि का प्रतिरोध, जिस जगह पे हमने अर्थिंग करनी होती है तो अर्थिंग वाली जगह के प्रतिरोध को नापने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो एक ही केबल में, एक मोटी केबल में जैसे 2 कंडक्टर पैरेलल होते हैं, तो जब 2 कंडक्टर बाहर निकलते हैं तो उनको बीच एक इंसुलेशन के साथ कवर किया जाता है। अब इस इंसुलेशन की क्षमता को नापने के लिए कि इसके बीच की कितनी क्षमता है, ताकि ये जो दोनों फेज हैं आपके आर वाई ये आपस में शॉर्ट ना हो, उसको नापने के लिए इंसुलेशन मापक यंत्र मैगर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मीटर सर्किट के सीरीज क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। वाट मीटर में 2 कॉइल होती हैं, एक करंट नापती है, दूसरी वोल्टेज नापती है।
इस प्रकार से करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई करके जो वाट मीटर है पावर को नापने का काम करता है। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है, जो हमारी तारें होती हैं, जो हमारी वायर होती है, वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है, इंसुलेशन का ये एक प्रकार है, ये एक नाम है पीवीसी। तभी बोलते हैं कि पीवीसी की वायर ले आओ। पीवीसी की वायर का मतलब ये होता है कि वह वायर जिसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हो, यानी पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक और इंसुलेशन है, उसका नाम है VIR, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। रबड़ क्या है, रबड़ भी एक इंसुलेशन है। नेक्स्ट है TRS, टफ रबड़ शीथड़, यानी ये तीनों प्रकार के क्या है, हमारे वायर में प्रयोग होने वाले इंसुलेशन है। फिलहाल साथियों आप इन्हीं को इतना ही कवर करो। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज जो है टाइम टू टाइम नेक्स्ट क्लासेस में आती रहेंगी कि पीवीसी की इंसुलेशन वैल्यू कितनी है, VIR की कितनी है, TRS की कितनी है, पीवीसी को कहाँ यूज किया जा सकता है, TRS को कहाँ यूज किया जा सकता है, किस प्रकार के मौसम में। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों मेरी कोशिश ये है कि किसी भी टॉपिक को जो है एक ही बार में कवर ना करके हम सिर्फ पहले चैप्टर से उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस हों, और इंट्रोड्यूस होने के बाद स्लोवली हम उस थ्योरी को जो है डीप से करते जाएं। नेक्स्ट है ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये बताने की बात नहीं है, ये ट्रांसमिशन के चैप्टर में, बेसिक चैप्टर में मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक होती है साथियों MCB, एक होती है MCCB और एक होती है RCCB, रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर और MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाई वैल्यू कैपेसिटी के लिए, नॉर्मल के लिए MCB, हाई वैल्यू के लिए क्या यूज होती है, MCCB, और RCCB होती है रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिड्यूल होता है शेष बचा हुआ करंट। जैसे शेष कैसे, मान लो आपने कोई फैन के ऊपर से मतलब फैन से आपने कोई कैपेसिटर हटाया, कैपेसिटर हटाने के बाद उसके जो दोनों टर्मिनल होते हैं उनको शॉर्ट करना पड़ता है। शॉर्ट क्यों करना पड़ता है, ताकि उसके बीच जो बचा हुआ रेजिड्यूल चार्ज है वो रेजिड्यूल चार्ज खत्म हो जाए। ये तो हमारा एक तरीके से लोकल तरीका हो गया कि शॉर्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर के केस में भी होता है कि वाइंडिंगों में जो है रेजिड्यूल मैग्नेट शेष रह जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या है, एक डिवाइस प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिड्यूल माने बचे हुए करंट को सर्किट ब्रेकर के द्वारा खत्म करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट है साथियों हमारी जो MCB हैं, ये जो है साथियों अलग अलग क्लासेस की हैं। B क्लास की घरेलू वायरिंग के लिए, C क्लास की औद्योगिक के लिए, D क्लास की एक्सरे मशीन की प्रोटेक्शन के लिए, L क्लास की मतलब हीटर गीजर के लिए, और G क्लास की इंडक्टिव सर्किट के लिए, Z क्लास की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, K क्लास की मोटर ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है, और DC के लिए श्रेणी DC, ये क्या है, DC परिपथ और DC मोटरों के लिए प्रयोग की जाती है। साथियों जिस प्रकार से ये जो MCB अलग अलग टाइप की हैं, इनकी जो MCB की जो नॉब होती है जिसको पकड़ करके हम ऊपर नीचे करते हैं साथियों, जो वो नॉब होती है उस नॉब के भी अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं साथियों, कलर होते हैं। तो ये कलर आपको आगे जो है अभी नेक्स्ट कवर करवाए जाएंगे कि कौन से कलर की MCB किस प्रकार के सर्किट में लगाई जाती है। तो नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ACB, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये क्या होता है, जिस प्रकार से सर्किट ब्रेकर में मतलब कंडक्टर के बीच बनने वाली स्पार्किंग को खत्म करने के लिए हम क्या है, कहीं ऑयल का प्रयोग कर रहे थे,
और कहीं वैक्यूम बिना हवा का प्रयोग कर रहे थे, कहीं एयर का प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार से ऐसे भी सर्किट ब्रेकर हैं जहां इस कंडक्टर के बीच बनने वाली स्पार्किंग को, आग को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैस का प्रयोग किया जाता है। और जिस सर्किट ब्रेकर में गैस का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर या गैस सर्किट ब्रेकर। और ये SF6 क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट है साथियों सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर मिश्रण है लेड और टीन का। किसका मिश्रण है साथियों? सोल्डर, लेड और टीन का। अब इस क्वेश्चन को समझो कि ये इसमें बात किस चीज की कर रहा है? सोल्डर मिश्रण। सोल्डर क्या चीज होता है? एक साथियों आपने देखा होगा इस प्रकार से काबिया होता है। ये तो चलो टेस्टर है अपना, ठीक है। इस प्रकार से काबिया होता है। काबिये को सप्लाई से जोड़ा जाता है। उसकी निब जो है कॉपर मटेरियल की बनी होती है, वो हीट होती है। हीट होने के बाद हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री की दुकान पे इसको हीट करके मिस्त्री एक हाथ में एक पतली सी वायर ले लेते हैं, एक पतली सी वायर ले लेते हैं और इस काबिये को उस वायर के साथ टच करके वो वायर पिघल करके ना किस पे लगती है? जो आपका ज्वाइंट होता है ना उस ज्वाइंट के ऊपर लगती है और पिघल करके ज्वाइंट के ऊपर लग के उस ज्वाइंट को पक्का कर देती है, उस जोड़ को पक्का कर देती है। अब साथियों जिस इस वायर को काबिये के द्वारा पिघलाया गया है ना, जो ये वायर है, ये वायर क्या है? ये वायर होती है भाई सोल्डर। और ये बनी किस चीज की है? लेड और टीन की। ठीक है साथियों। तो सोल्डर क्या है? सोल्डर वो वायर का टुकड़ा है जिसे पिघला करके ज्वाइंट लगाया जाता है काबिये के द्वारा। तो सोल्डर किसका मिश्रण है? लेड और टीन का। और लेड और टीन के बारे में हम आगे भी और भी डिटेल से साथियों डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे जो अलॉय मटेरियल हैं, हमारे जो अलॉय मटेरियल हैं, ठीक है, वो किस किस चीज के बने होते हैं? जैसे फ्यूज है, फ्यूज वायर किस चीज की बनी है भाई? लेड और टीन की बनी है। तो ये भी लेड और टीन ही है, ठीक है। लेकिन आपने रूटीन वाइज देखा नहीं होगा कि लेड और टीन के फ्यूज बने हों। भाई सिर्फ जो 10 एम्पियर तक के सर्किट होते हैं लेड और टीन का उसी में प्रयोग होता है। उससे ऊपर जो है या तो MCB प्रयोग करो या फिर जैसे आपने, वैसे ये स्टैंडर्ड वाइज तो ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आपने डोमेस्टिक सिस्टम में देखा होगा, स्टैंडर्ड तो ये नहीं कहता कि ये लगाओ, लेकिन आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम की जो वायर होती है, जो स्टैंड होते हैं हमारे ACSR कनेक्टर के, उन्हीं का जो है ACSR कनेक्टर होता है, उन्हीं के स्टैंड को जो है डबल ट्रिपल करके फ्यूज वायर में प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे अलग अलग मटेरियल के अलॉय हैं साथियों। जैसे नेक्स्ट है जो हमारा पोर्सलिन है। पोर्सलिन क्या है? जिसके इंसुलेटर बनाए जाते हैं। वो किसका मिश्रण है भाई? चीनी मिट्टी का मिश्रण है वो, ठीक है। फेल्सपार का है, ठीक है, और क्वार्टर्स का है। मतलब ये अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। जैसे एक ऊपर लेमिनेशन, सॉरी, एक पॉलिश टाइप भी होता है, ठीक है, जिससे उसके ऊपर पानी ना रुके। इस प्रकार से फिर पित्तल है, कांसा है, यूरेका है, नाइक्रोम है, सोल्डर है, ठीक है। तो ये अलग अलग मटेरियल हैं और ये किस किस मिश्रण से बने हुए हैं ये आप साथियों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है फ्यूज वायर। मैंने पहले कवर किया, फ्यूज वायर लेड और टीन की बनाई जाती है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर लगाई जाती है फेज वायर के सीरीज क्रम में। मान लो आपका जैसे एक न्यूट्रल आ गई और एक आपकी फेज आ गई, तो फेज वायर के सीरीज क्रम में क्या लगाया जाता है? फ्यूज वायर का टुकड़ा लगाया जाता है। किसमें? फेज वायर में, ना कि न्यूट्रल में। तो इस प्रकार से फेज वायर सर्किट के सीरीज क्रम में लगाई जाती है। फेज वायर में क्यों लगाई जाती है? क्योंकि मैक्सिमम जो करंट विड्रॉल होता है वो किस में से आता है? फेज वायर में से होता है। इसलिए हमने सेंस किसको करना है? सेंस भी करंट को करना है। प्रोटेक्शन सर्किट की किससे करनी है? करंट से ही करनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्यूज है वो फेज वायर के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज वायर बदलने से पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि फ्यूज वायर बदलने से पहले मेन स्विच को हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है साथियों
फ्यूज वायर का गलनांक बिंदु कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे गलनांक बिंदु कम का मतलब क्या है कि कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे आपकी फ्यूज वायर क्या है, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये फ्यूज वायर जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो आपके सर्किट को प्रोटेक्शन करेगी बहुत जल्दी, किससे, शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोडिंग से। नेक्स्ट है साथियों डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। ठीक है, ये डबल पोल आयरन क्लैड स्विच क्या है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल होता क्या है, जो घरों में आपने देखा होगा हमारे लोहे के बॉक्स बने होते हैं जिनके ऊपर एक चेंज ओवर टाइप स्विच भी लगा होता है, जिसको ऊपर नीचे करके आप सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हो। डबल पोल का मतलब है जिसमें दो पोल हो, दो पोल माने जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल किया गया हो, यानी डायरेक्ट ये कह सकते हैं जो सिर्फ सिंगल फेज, जो सिर्फ सिंगल फेज के लिए यूज हो तो वो होता है आपका डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। एक होता है टीपीआईसी ट्रिपल पोल। ठीक है, ट्रिपल पोल में क्या होता है, ट्रिपल पोल में जो है तीन फेज, तीनों फेज को कंट्रोल करने के लिए अरेंजमेंट लगा रखा होता है। अगर तीनों फेजों को कंट्रोल करने के लिए अरेंजमेंट लगा हुआ है तो वो क्या है आपका ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ये है डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। डबल वाला 2 के लिए, ट्रिपल वाला 3 के लिए, डायरेक्ट कहें डबल वाला सिंगल फेज के लिए और ट्रिपल वाला 3 फेज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों वन वे स्विच का दूसरा नाम, यानी घरों में जो हमारा आम स्विच प्रयोग होता है जिसमें सिर्फ जैसे फैन को, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसका जो असली नाम है वो है पियानो टाइप स्विच। सीढ़ियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला 2 वे स्विच, यानी आप नीचे से गए तो नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हो सप्लाई को, ऊपर गए तो ऊपर से भी सीढ़ियों के बल्ब को, यानी लैंप एक है, कंट्रोल 2 जगह से हो रहा है, तो वो क्या होता है हमारा 2 वे स्विच। नेक्स्ट है बेल पुश के लिए प्रयोग किए जाने वाला बटन क्या कहलाता है, स्विच क्या कहलाता है, पुश बटन कहलाता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का तापमान कितना है 3200 से 3400, लेकिन 3380 इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में जो है डायरेक्ट 3300 वैल्यू भी आ जाती है, 3400 भी आ जाती है, या फिर हो सकता है 3200 भी दे दे। तो यही मैंने तभी जो है 3200 से 3400 करके साथ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस में ये जो क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग अलग वैल्यू दे करके नियर बाय की क्योंकि कई बार क्या होता है साथियों कि डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके उसकी नियर बाय की वैल्यू दे दी जाती है, तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है स्विच बोर्ड की शीट बनाई जाती है माइका की। जो आप व्हाइट शीट देखते हो ना, ठीक है, तो जो व्हाइट शीट बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है साथियों, माइका की। शक्ति की इकाई है वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। स्विच हमेशा जो घरों के स्विच होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। शक्ति की लार्जेस्ट यूनिट किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। नेक्स्ट है सिंगल फेज सप्लाई में स्टैंडर्ड वोल्टेज 230 है। भाई हम कहने को 220 कह देते हैं, 240 कह देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 230 का है। और जो हमारी 3 फेज सप्लाई है उसमें स्टैंडर्ड है 415 वोल्ट का। नेक्स्ट है ऊर्जा की यूनिट क्या है, किलोवाट हावर। अब जो हमारा टेस्टर है, टेस्टर भी साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब टेस्टर में क्या है, टेस्टर में इसके अंदर एक तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एक स्प्रिंग टाइप होता है, और दूसरा नियॉन गैस भरी जाती है, और तीसरा जो है टेस्टर की वोल्टेज सीमा कितनी होती है, 500 वोल्ट तक की वोल्टेज को टेस्टर नाप सकता है। नेक्स्ट है किरचॉफ करंट नियम। जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम हमें यह बता रहा है कि जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। कैसे, 2 2 2।
अगर यहाँ टोटल जंक्शन बिंदु पर 6 एम्पियर करंट आता है तो आगे भी फॉर एग्जाम्पल या तो 3-3 एम्पियर चला जाए या फिर 4-2 चला जाए। तो इस प्रकार से जंक्शन बिंदु ने किसी प्रकार की कोई खपत नहीं की, जितना जंक्शन बिंदु पर कुल करंट आया उतना ही उसने आगे भेज दिया। तो इस बात का क्या है कि जंक्शन बिंदु का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है साथियों। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सब सर्किट में कुल पॉइंट 8 से 10 होते हैं। सब सर्किट का कुल लोड कुल लोड कितना होता है? सब सर्किट का कुल लोड साथियों 800 से 1000 वाट होता है। अब साथियों हम समझते हैं कि लाइटिंग परिपथ और पावर सर्किट माने शक्ति परिपथ। अब क्या होता है साथियों, घरों में आपकी मेन एमसीबी से आपने क्या किया, अलग अलग कमरे की ना अलग अलग एमसीबी डाल दी। मान लो कमरे का पूरा लोड एक एमसीबी से, दूसरे कमरे का दूसरी एमसीबी से। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग क्या बना दिए, सब माने छोटे सर्किट, छोटे छोटे हमने सब सर्किट बना दिए। अब जो ये सब सर्किट होते हैं ना, इसमें तो क्या है, आप एक सब सर्किट में मान लो आप एक एमसीबी लेकर के आए किसी एक कमरे की, ठीक है। अब इस एमसीबी के अंतर्गत आप जो है इसमें कुल 8 से 10 पॉइंट कैसे, एक पंखा, एक लाइट, एक दूसरी ट्यूब, एक सॉकेट। तो इस प्रकार के लाइट लोड के आप क्या है 8 से 10 इक्विपमेंट ही जो है लगा सकते हो। लेकिन साथियों दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा होता है पावर सर्किट। तो पावर सर्किट में क्या किया जाता है साथियों, पावर सर्किट जैसे मान करके चलो कि आपके घर में पावर के इक्विपमेंट, मान लो घर में 2 तो एसी हैं आपके, या फिर आपने 2 पॉइंट किसके दे दिए, मान लो एक गीजर का दे दिया आपने पूरे घर में, और एक आपने प्रेस या किसी हैवी इक्विपमेंट के लिए आपने दे दिया। तो अब ये पावर के कुल पॉइंट कितने हो गए? पावर सर्किट वो सर्किट होते हैं भाई जिसमें हैवी लोड लगाया जाता है। अब एसी, ये गीजर, प्रेस, ये क्या है, ये सारे हैवी लोड हैं। तो पावर के लिए आपके घर में कुल कितने हैं, 4 पॉइंट हो गए। तो 4 पॉइंट, लेकिन पावर सर्किट में रूल ये कहता है कि उसकी एक एमसीबी पे आप कितना लोड लगा सकते हो, 3000 वाट का लोड लगा सकते हो, और उपभोक्ता के पॉइंट कितने लगा सकते हो, पॉइंट 4 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। लेकिन आपके पास कुल पॉइंट कितने हैं घर में, 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए एक एमसीबी और 2 के लिए दूसरी एमसीबी। मतलब जो पावर सर्किट की एमसीबी है वो हाई कैपेसिटी की लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसका लोड भी हाई होता है। और दूसरा एक कारण और है कि उसमें जो वायर प्रयोग की जाती है, वायर भी अलग प्रयोग की जाती है। इसके बारे में जो है हम अब डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें अब तक ये पता चला है कि लाइट परिपथ क्या होता है और पावर सर्किट क्या होता है, लाइट सर्किट क्या होता है। लाइट सर्किट का कुल लोड 800 वाट, पावर का 3000, इसमें पॉइंट 10, इसमें 2। अब बात आती है चालक का आकार। लाइट परिपथ में अगर आपने इस लोड के लिए वायर यूज करनी है तांबे की या एल्युमिनियम की, लाइट के लिए कॉपर तो चलेगा 1 mm, अगर एल्युमिनियम यूज करना है तो 1.5। तो उसी प्रकार से पावर सर्किट में अगर आपने यूज करनी है कॉपर तो 1.5 mm सही है, अगर आपने यूज करनी है एल्युमिनियम तो 2.5 mm की आपको जो है वायर प्रयोग करनी पड़ेगी। अब इनकी क्षमता कितनी होती है भाई, ये जो है सब सर्किट तो जैसे आपने घरों का जो आम सॉकेट होता है इसकी क्षमता कितनी होती है, 5 एम्पियर। लेकिन भाई पावर जो सर्किट होते हैं
जिनमें प्रेस, गीजर और ये चीजें लगाई जाती हैं वो होते हैं 15 से 16 एम्पियर के। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन थे साथियों, इन क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट है साथियों ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ वायर में लगने वाली युक्ति का नाम है। क्या है ये? अर्थ वायर में लगने वाली युक्ति का नाम क्या है? ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है साथियों कि जैसे मान करके चलो आपका ये ट्रांसफार्मर है और इसकी बॉडी को हमने दो जगह से अर्थ कर रखा है। तो अर्थ करने से हमें प्रोटेक्शन तो मिल गई, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अर्थ में करंट जा रहा है यानी बॉडी से करंट लीक हो रहा है या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां क्या लगा देंगे साथियों? ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। तो ये क्या करेगी, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होएगा, मतलब उसकी फिक्स वैल्यू रखी जाएगी कि 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर, ठीक है, जितना भी स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है इक्विपमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से। तो जैसे ही इसमें से अगर मान लिया एग्जांपल के लिए हमने रख दिया 10 मिली एम्पियर तो अगर 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट अर्थ में जाएगा तो ये ELCB ऑपरेट होएगी। ये क्या करेगी, आपके सर्किट के, मान लो ट्रांसफार्मर का जो मेन ब्रेकर है ना, मेन CB है, सर्किट ब्रेकर है, उसको ट्रिप करवा देगा और पैनल पे आपको ये शो करेगा कि क्या ऑपरेट हुई है आपकी ELCB। तो आप जा करके अर्थ के करंट की वैल्यू को चेक करोगे साथियों। तो इस प्रकार से ये होती है ELCB। नेक्स्ट है RCCB। RCCB मैंने आपको बता दिया कि रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, जो रेजिड्यूल माने शेष बचे हुए करंट को जीरो करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है साथियों, इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो पोल के ऊपर, जिनके ऊपर क्या है, वायर को टिकाया जाता है, रखा जाता है, वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। नेक्स्ट है रिलेक्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर टर्न बटा वेबर। ये है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर। जो बल मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसे क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस किस तरह से काम करता है? रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। रेजिस्टेंस रुकावट डालता है करंट में और रिलेक्टेंस रुकावट डाल रहा है किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो नेक्स्ट है साथियों SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। कुल खांचे 37, शुरुआत 0 से 36। वायर का साइज किसमें नापता है? गेज में नापता है। ये हम फर्स्ट क्लास में अच्छे से कवर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है mm में नापने के लिए माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है स्विच कॉन्टैक्टर बनाए जाते हैं। स्विच कॉन्टैक्टर किस चीज के बनाए जाते हैं? पीतल के, ब्रास के, यानी स्विच के बैक साइड जो नट लगे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वायर को टच कर टाइट करते हैं। तो ये इसे क्या कहते हैं? ये होते हैं स्विच कॉन्टैक्टर। स्विच कॉन्टैक्टर किस चीज के बने होते हैं? पीतल के। इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, मान लो 3-4 इंडक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, तो यानी L1, L2, L3, तो पहले उनको सीरीज पैरेलल में जोड़ने का जो ये फॉर्मूला है L1, L2, L3, इस प्रकार से जोड़ने के बाद आप उसको डालोगे किसमें? 2πfL के फॉर्मूले में। इससे आप सर्किट का इंडक्टेंस निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने का तरीका, पैरेलल में जोड़ने का तरीका, कैपेसिटर को सीरीज में, कैपेसिटर को पैरेलल में, इंडक्टर को सीरीज में, इंडक्टर को पैरेलल में। साथियों रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सेम हैं और कैपेसिटर उसका उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आप एक को याद रखो, एक से आप को जो है तीनों टर्म अच्छे से कवर हो जाएंगी। कैपेसिटेंस का सूत्र है XC/1/2πfC। ये फॉर्मूला है। ये किसका है?
कैपेसिटेंस निकालने का। इससे आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो फ्रिक्वेंसी के किस अनुपात में है, उल्टे अनुपात में होता है। और अगर C प्लस प्लस मतलब आपका जो C है, अगर C की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होएगी। मतलब C1 C2 C3 जो आप जोड़ोगे सीरीज या पैरेलल में, अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटेंस भी कम होएगा, क्योंकि ये होते हैं 1/। और जो इंडक्टेंस के केस में ये उल्टा होता है। इंडक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ता है और L के बढ़ने से भी इंडक्टेंस बढ़ता है साथियों। तो नेक्स्ट है, पावर फैक्टर को cos फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू इकाई या फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू 0.95 होती है। अब सर्किट में, तार वाले सर्किट में होता है रेजिस्टेंस, कॉइल में होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर में होता है कैपेसिटेंस। जब ये तीनों विरोधी ताकतें किसी एक सर्किट में मौजूद हो तो तीनों का प्लस क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। और इंपीडेंस को लिखा जाता है Z से, और इसको लिखा जाता है C से, इसको लिखा जाता है L से, रेजिस्टेंस को लिखा जाता है R से। तो इस प्रकार से ये आपका आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। नेक्स्ट है साथियों, सिंगल फेज AC तथा DC दोनों के लिए कार्य करता है क्या, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। इसकी विशेषता बताई गई है भाई, ये इसका एक स्विच लाइन को, दूसरा न्यूट्रल को कंट्रोल करता है। 15 एम्पियर 200 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं, 250 से 650 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। स्विच धात्विक आवरण रूप से अर्थ होता है। ट्रिपल पोल आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। अब ट्रिपल पोल की क्या विशेषता है, 3 फेज के लिए प्रयोग होता है, मेन स्विच का कार्य करता है। प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है और एक न्यूट्रल लिंक होता है। ठीक है, एक स्विच तीनों फेज लाइन को एक साथ ऑन ऑफ करने का काम करता है। 30 एम्पियर से 400 एम्पियर, 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक बनाए जाते हैं और धात्विक आवरण को अर्थ किया जाता है। अब है जो फ्यूज है, हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप सर्किट में कोई फ्यूज वायर लगाते हो तो वो काम कब करती है, काम कैसे करती है, हीट के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जैसे जैसे वायर हीट होती जाएगी वो मेल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एम्पीयर मीटर की कॉइल साइज में मोटी, टर्न कम होती हैं। एम्पीयर मीटर की कॉइल का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड है। सिंगल फेज का कलर कोडिंग होता है, RYB में से कोई एक फेज ले लो और ब्लैक आपकी न्यूट्रल ले लो। ये किसकी कलर कोडिंग है, सिंगल फेज की। 3 फेज की कलर कोडिंग क्या है, RYB 3 फेज, यानी लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट है, अर्थ वायर का रंग क्या होता है। देखो न्यूट्रल का क्या था भाई, ब्लैक। अर्थ वायर का रंग क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म पहले भी कवर की थी। तो नेक्स्ट है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये शॉर्ट फॉर्म हमने कवर भी की थी इंस्ट्रूमेंट वाले बेसिक चैप्टर में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LDR, लाइट डिपेंड रजिस्टर। विद्युत भट्टियां जो बनाई जाती हैं उनके जो एलिमेंट है वो कैंथल के बने होते हैं। सोल्डरिंग का प्रयोग करके तारों के जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग बिट मैंने बताया था, आगे वाली नॉब जो गर्म होती है वो किस चीज की बनी होती है, कॉपर की। एक होता है HT, हाई टेंशन लाइन। HT की फुल फॉर्म क्या है, हाई टेंशन लाइन। LT, लो टेंशन लाइन। हीटर का एलिमेंट निकल प्लस क्रोमियम माने नाइक्रोम का बना होता है। इसका टेम्परेचर मैंने जिक्र किया था भाई, शायद 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ड्यूएल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। CT है करंट ट्रांसफार्मर, PT है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CVT है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, LA है लाइटनिंग रेस्टर, IDMT है डिफरेंस इनवर्स डेफिनाइट मिनिमम टाइम रिले। ये क्या है, एक प्रकार की रिले है। और ये सारी चीजें हम ट्रांसफार्मर के बेसिक चैप्टर में कवर करके आए हुए हैं साथियों। नेक्स्ट होता है ओवरहेड लाइन।
नेक्स्ट है गैस सर्किट ब्रेकर, जिसमें मैंने वो आपको भी बताया था स्टार्टिंग में SF6 गैस भरी होती है। MVA क्या है? जैसे ट्रांसफार्मर की क्षमता KVA, और KVA के साथ किसमें नापी जाती है? MVA में नापी जाती है। तो इस प्रकार से साथियों हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है KVA और MVA में। नेक्स्ट है KVA किलोवोल्ट एम्पियर, और इलेक्ट्रिकल आयरन का सोल प्लेट बना होता है, किस चीज का बना होता है? कास्ट आयरन का। नाइक्रोम मिश्रण है निकल प्लस क्रोमियम का। छेनी चिज्जल क्या होता है? छेनी किस चीज की बनी है भाई? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। स्पेनर चाबी पाने किस चीज के बने हैं? वेंडियम इस्पात के बने हुए हैं भाई। बस बार हार्ड ड्राउन कॉपर की बनी होती है, कई बार एल्युमिनियम की भी लोड के हिसाब से बनाई जाती है। नेक्स्ट है चार्ज को स्टोर करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है भाई। कैपेसिटर दो चालक पदार्थों के बीच किसी अचालक पदार्थ को रख करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों इन क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। और अब जो है साथियों हम कुछ और हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको साथियों अभी हम कवर करेंगे। जैसे साथियों ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देखो कि प्लायर किसका? कार्बन या कास्ट स्टील का बना होता है। हैमर किस चीज का बना है? कास्ट स्टील का बना होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। छेनी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और स्क्राइबर क्या किस चीज का है? स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। पंच नंबरिंग के लिए कठोर स्टील का बना होता है। डिवाइडर किस चीज का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर किस चीज का है? स्टील का बना होता है। रेतियां किस चीज की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से हमने साथियों इन टर्म्स को याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों हमने वोल्टेज लेवल के हिसाब से एक तो वोल्टेज की क्लासिफिकेशन कर रखी है कि लो वोल्टेज 250 वोल्ट की जो वोल्टेज है ये लो वोल्टेज होती है। मीडियम वोल्टेज 250 से 650, हाई वोल्टेज 650 से 33 kV तक की, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से 132, सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 132 से ऊपर की वोल्टेज। साथियों कंफ्यूज नहीं होना, HT की लाइन अलग चीज है, HT की केबल अलग चीज है। इस डिफरेंस को समझना इन दोनों टेबल से। भाई अगर आपको बोल दिया जाए कि HT की केबल की वैल्यू कितनी होगी, भाई HT की केबल 1 kV से यानी 1000 वोल्ट से 11000 वोल्ट तक की अगर जो केबल है वो HT केबल में आती है। लेकिन अगर HT वोल्टेज की बात करें तो HT वोल्टेज किस में आती है? HT वोल्टेज हाई वोल्टेज आपकी जो आती है वो 650 से 33 kV तक की वोल्टेज होती है। इसी प्रकार से साथियों ये वोल्टेज की रेटिंग थी ऊपर वाली, नीचे वाली है केबल की रेटिंग कि अगर आपको 1000 वोल्ट तक की केबल चाहिए तो वो है LT केबल, और अगर आपको 1000 से 11000 तक की चाहिए हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टेबल में आपको चीजें साथियों कवर करवाई गई थी। साथियों मैं क्वेश्चन स्किप इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे, जो टॉपिक जिससे रिलेटेड है सिर्फ उसी क्वेश्चन उसी टॉपिक को ही मैं कवर करवाने की साथियों कोशिश कर रहा हूं। साथियों ये हमारी कुछ एक फुल फॉर्म हैं, इन फुल फॉर्म को हम थोड़ा टैली करेंगे। वैसे तो बहुत सारी फुल फॉर्म जो है हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जैसे सिलेबस कंप्लीट होएगा साथियों, जो रहती हुई जो अभी हमारी नॉलेज से बाहर की कुछ अगर शॉर्ट फॉर्म रहती हैं तो वो जैसे साथियों अब की बार सिलेबस फिर से कंप्लीट होएगा, एक बार तो हम रन थ्रू होकर के आगे उस रन थ्रू में हम लगभग बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म से हम जो है एक तरीके से परिचित भी हैं। लेकिन जैसे जैसे साथियों
हम सिलेबस को दोबारा कवर करेंगे तो इनमें से रहती हुई जो भी शॉर्ट फॉर्म है हम उनको भी साथियों कवर कर जाएंगे। जैसे ये हमने कवर की थी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ये किसका है? फर्स्ट एड का प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से साथियों एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसी प्रकार से हमने कवर किया CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये भी साथियों हम कवर कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, EMF क्या है, ठीक है, फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों गैंग ऑपरेटेड स्विच, HDMI, ठीक है, और HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। तो इसी प्रकार से साथियों हम बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म को कवर भी कर चुके हैं, जैसे LCD है, तो LDR है, MCB है, MCCB है, ठीक है, मोटर कंट्रोल सेंटर है साथियों, MOSFET है आपका, ठीक है, NCT न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे नेक्स्ट है NCVT नेशनल काउंसिलिंग ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, PVC, PCM, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हमने इन शॉर्ट फॉर्म को पहले से कवर भी कर रखा है और आपने भी 1 बाय 1 इनको जो है टैली करना है। जो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो तो ठीक हैं, जो नई चीजें हैं वो जैसे जैसे हम सिलेबस रन थ्रू करेंगे साथियों तो उसमें जो है हम इन चीजों को अच्छे से कवर कर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये साथियों थी हमारी, जैसे ये भी हम कर चुके हैं। VCB क्या चीज है, XLP क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ये मैंने बताया था कि केबल का टाइप है कि इसमें सभी प्रकार की केबलें कवर की जाती हैं। तो वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर जैसी ये चीज है। तो इस प्रकार से साथियों ये सारी चीजें हम जो है बहुत अच्छे से पेंडिंग चीजों को हम कवर कर जाएंगे और जो चीजें हमारी कवर करने की थी उनको हमने कवर भी कर लिया। साथियों अब लास्ट अपना रहता है आज के इस टॉपिक में यह है कि जो करंट की कैपेसिटी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे किसी भी चालक का आकार किस पे डिपेंड करेगा, उसमें से बहने वाले करंट पे। भाई अगर आपने 10 की जगह 20 एम्पियर करंट फ्लो करवाना है किसी तार में से, किसी चालक में से, तो क्या किस चीज पे फर्क पड़ेगा? 10 से 20 में जाने पे फर्क क्या पड़ेगा? किसमें? चालक के आकार में। नेक्स्ट, इंसुलेशन की मोटाई। अगर आपने किसी सर्किट में से पहले 100 वोल्ट गुजारा है, अब आपने 200 वोल्ट गुजारना है, तो क्या बढ़ेगा उससे? उसका जो तार की इंसुलेशन की मोटाई है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज पे और जो करंट है चालक के साइज पे, मतलब जो चालक का साइज है वो करंट पे डिपेंड करता है। फ्यूज तार उसमें से बहने वाले करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्लिप रिंग वाइंडिंग एलिमेंट पे डिपेंड करती है। फीडर जो है, फीडर क्या है? जो पावर हाउस से लाइन आपके गांव तक आती है उसकी जो क्षमता नापी जाती है धारा में माने करंट में नापी जाती है। इसलिए बोला जाता है कि इस फीडर पे 200 एम्पियर करंट चल रहा है या 30 एम्पियर करंट चल रहा है या 40 एम्पियर करंट चल रहा है। तो इस प्रकार से फीडर की क्षमता किसमें नापी जाती है? करंट में नापी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर वो लाइन है जो आपके गली मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में से, ठीक है, आपके गली में लाइन जो आती है जिससे आप सप्लाई लेते हो, वो उसकी क्षमता किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज ड्रॉप पे। प्लांट की दक्षता माने प्लांट की एफिशिएंसी, जितना ज्यादा आप वाष्प माने स्टीम का दबाव दोगे उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी रहेगी। नेक्स्ट है थर्मिस्टर, प्रतिरोध तापमान पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? लंबाई बढ़ने से बढ़ता है, मोटाई बढ़ने से कम होता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, चालक की मतलब प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता
प्रतिरोध अलग चीज है, प्रतिरोधकता अलग चीज है। प्रतिरोध तो लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, तापमान सभी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता है जो फिक्स होती है पर मीटर पर एमएम स्क्वायर की, वो डिपेंड करती है तापमान और चालक की प्रकृति पर, बस बार, धारा पर। अर्थ प्रतिरोध भूमि के प्रकार और भूमि की नमी पर। आगे है पैरा विद्युत समर्थता किस पे डिपेंड करती है, उसकी वोल्टेज, उसकी नमी, तापमान और मोटाई पर। अब लाइट डिपेंड रजिस्टर क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, लाइट पे माने प्रकाश पर। वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर किस पे डिपेंड करते हैं, उसको दी गई वोल्टेज पर। धारिता कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो उसमें प्रयोग किए जाने वाली प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और तापमान पर निर्भर करती है। इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है उसकी नंबर ऑफ टर्न, उनके बीच का गैप, उनकी लंबाई और उनका क्षेत्रफल। ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है, ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा कब बनती है, किसी भी रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। संयोजकता क्या होती है, अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कॉपर में 1 और अर्धचालकों में 4 होते हैं। परमाणु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी अर्धचालक, डोपिंग पदार्थ, मानो अर्धचालक जो है उनका डिपेंड किस पे करता है, अर्धचालकों का डिपेंड करता है उसमें मिलाई जाने वाली जो है डोपिंग के बारे में। तो साथियों, जिस प्रकार से हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं उनका जो है हम यहाँ उन टॉपिक्स पे की जो है एक तरीके से डिपेंडेंट जो है उसको हमने कवर किया है। तो इस प्रकार से साथियों आज की इस क्लास में हमने बहुत सारी ऐसी टर्म्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। आज के इस चैप्टर में जो हमारी बेसिक थ्योरी थी उसको हमने बेसिक थ्योरी को और भी गहराई के साथ कवर करने की साथियों हमने कोशिश की है। तो नेक्स्ट जो साथियों हम जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारी जितनी भी प्रकार की जो हमारी एमसीबी हैं उन एमसीबी के जो कलर हैं वो कलर डिपेंड करते हैं, ये क्वेश्चन है साथियों, कलर डिपेंड करते हैं। लाइट परिपथ के लिए जो एक एमसीबी प्रयोग की जाती है, लाइट परिपथ के लिए हरे रंग की नॉब और डीसी के लिए काले रंग की नॉब, मेन आइसोलेटर लाल रंग की, मोटर के लिए नीले रंग की। तो साथियों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे बहुत सारी प्रकार की अलग अलग प्रकार की एमसीबी हैं। जो वो एमसीबी हैं साथियों वो है अलग अलग कलर की उनमें नॉब लगी होती है, उन नॉब के हिसाब से हम कवर कर सकते हैं, उन नॉब के हिसाब से साथियों हम कवर करते हैं कि अगर किस कलर की एमसीबी किस विशेष प्रयोग के लिए, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। लास्ट एंड फाइनल बड़े इंपॉर्टेंट हैं साथियों। आप ये मिनिमम हम हाइट के बारे में कवर कर रहे हैं। छत की पंखे से 2.75 मीटर, सॉरी कोई आपका छत का पंखा है, ये मान लो पंखा लगा हुआ है, तो इसकी जमीन से कितनी है 2.75। नेक्स्ट लैंप की, अगर आपका लैंप लगा हुआ है तो वो है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। स्विच की हाइट 1.3, एनर्जी मीटर की 1.3, वितरण बोर्ड माने जिसपे अलग अलग एमसीबी लगी होती हैं उसकी हाइट 2 मीटर। मीटर मुख्य स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड माने जो हमारे स्विच बोर्ड हम मेन मीटर के साथ लगाते हैं अलग अलग, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज के इस बेसिक के इस चैप्टर में हमने डिटेल के साथ बहुत सारी नई चीजों को भी हमने डिस्कशन किया है, पहले वाली चीजों को हमने रिपीट किया है। तो इस प्रकार से हम बढ़ते बढ़ते जो है थ्योरी की और भी गहराई में जाते हुए हर चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।